हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल पाथवे पे। तो आज हम लोग टॉप 15 क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये 15 सवाल अगर आप सही तरीके से कर लेते हो तो आपका एग्जाम में वो मान लो कि 6 मार्क्स जो नंबर है वो आपका कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 से 3 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आना ही आना है, ये कंफर्म मान लो। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि विद्युत आवेशों के 2 मौलिक गुणों को लिखना है ना। तो विद्युत आवेश का 2 मौलिक गुण क्या होता है, तो हम लोग किस तरह से लिखेंगे इसको। तो फर्स्ट हम लोग बोलेंगे कि आवेश संरक्षित रहता है। आवेश कैसा रहता है, बोलो संरक्षित रहता है। संरक्षित का मतलब क्या होता है कि हम लोग आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही उसे नष्ट कर सकते हैं। हम सिर्फ आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु पे क्या कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरा क्या है, आवेश का क्वांटमीकरण होता है। आवेश का क्वांटमीकरण का मतलब क्या होता है कि किसी वस्तु पे जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। मतलब कि किसी वस्तु पे अगर आवेश जो होगा वो क्या होगा, तो बोलेंगे E का 4 टाइम्स होगा, E का 2 टाइम्स होगा, E का 3 टाइम्स होगा। कहने का मतलब है कि हमारे पास एक वस्तु है, ये इस वस्तु पे जो आवेश होगा वो कितना होगा, तो हम बोलेंगे इस वस्तु पे जो आवेश होगा वो होगा Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। यहां से एक पॉइंट और जान लो, Q इक्वल टू प्लस NE की बात करेंगे कि Q इक्वल टू प्लस NE कब होता है, तो Q इक्वल टू प्लस NE तब होगा जब कोई ऑब्जेक्ट, जब कोई वस्तु अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा। जब इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, तो उस पर जो चार्ज आएगा वो आएगा नेगेटिव आएगा। तो आपको यहां ध्यान देना है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव आएगा। और उस केस में हमारा Q इक्वल टू क्या होगा, माइनस का NE होगा। अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, इसका मतलब है उस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा। कौन सा आएगा बोलो, पॉजिटिव आएगा। और वहां पे Q इक्वल टू क्या होगा बोलो, प्लस का NE। तीसरा हमने क्या लिखा है कि समान आवेशों में विकर्षण और असमान आवेशों में आकर्षण होता है। ठीक है, तो अगर आपके पास समान आवेश आ जाए, मतलब कि दोनों ही पॉजिटिव, अगर दोनों ही पॉजिटिव हो जाए या दोनों ही क्या हो जाए बोलो, दोनों ही नेगेटिव हो जाए, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा यहाँ पे, इस केस में यहाँ पे होता है रिपल्सन। मतलब कि दोनों के बीच में क्या होगा बोलो, विकर्षण होगा। लेकिन एक पॉजिटिव हो जाए और एक क्या हो जाए बोलो, नेगेटिव हो जाए, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा अट्रैक्शन, मतलब कि आकर्षण। तो हमें यहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज बताया है। पहला प्रॉपर्टीज आपको क्या बताया है कि आवेश क्या होता है, आवेश जो होता है वो संरक्षित होता है। मतलब कि आवेश को हम लोग ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही इसे उत्पन्न कर सकते हैं। दूसरा क्या है हमने कि आवेश क्वांटमीकरण होता है। क्वांटमीकरण का मतलब होता है किसी वस्तु पे जो आवेश होगा वो कितना होगा, तो बोलेंगे Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। ठीक है, तीसरा हमने बताया कि समान आवेशों में क्या होता है, विकर्षण होता है, मतलब कि रिपल्सन होगा। और असमान आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है। चलो इसको हम इंग्लिश में देख लेते हैं। बोला देयर आर वेरी 2 बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फर्स्ट क्या है कि देयर आर सिमिलर इलेक्ट्रिक चार्ज टेंड्स टू रिपेल ईच अदर, अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज टेंड टू अट्रैक्ट ईच अदर। कहने का मतलब है कि अगर तुम्हारे पास सिमिलर चार्ज है, सिमिलर चार्ज का मतलब वही होता है दोनों ही सेम, या दोनों ही पॉजिटिव या दोनों ही नेगेटिव। तो अगर हमारे पास सिमिलर चार्ज है, दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। अगर दोनों कैसा हो, अपोजिट चार्ज हो, दोनों के बीच में क्या होता है, क्या होता है बोलो, क्या होता है, दोनों के बीच में होगा यहाँ पे हमारा अट्रैक्शन होगा। क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। और बोल सकते हैं कि चार्ज इज कंजर्व। चार्ज इज क्या हो जाएगा बोलो, चार्ज इज कंजर्व। तो चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है। क्या होता है बोलो, चार्ज इज कंजर्व हो जाएगा। हम बोल सकते हैं चार्ज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसी को बोलेंगे हम लोग इंग्लिश में क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, है ना। इसको बोलेंगे चार्ज इज कंजर्व। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
नेक्स्ट सवाल हमारा यह है कि प्रति चुंबकीय पदार्थों के दो गुणों को लिखना है। ये देखो ये सवाल है, ये 1997 में भी आ चुका है, 14 में भी आ चुका है और 20 में भी आ चुका है। आपको क्या सवाल है कि प्रति चुंबकीय पदार्थों के दो गुण लिखना है। राइट प्रॉपर्टीज ऑफ डाई मैग्नेटिक सबस्टांस, इसको हम लिख देते हैं, आपको यहां पे नहीं दिख रहा होगा। सवाल है मेरा कि राइट प्रॉपर्टीज ऑफ डाईमैग्नेटिक सबस्टांस। तो आपसे सवाल पूछा है कि राइट प्रॉपर्टीज ऑफ डाईमैग्नेटिक सबस्टांस, प्रति चुंबकीय पदार्थों के दो गुणों को लिखना है। तो हम पहला गुण क्या बताएंगे, यह चुंबक द्वारा दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होता है। तो जो तुम्हारा प्रति चुंबकीय पदार्थ है इसको बोलते हैं डाईमैग्नेटिक सबस्टांस। ये जो सबस्टांस है ये क्या होता है कि चुंबक से दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होता है, मतलब कि रिपेल तो होगा लेकिन उतना ज्यादा रिपेल नहीं होता है, काफी छोटा सा रिपल्सन तो होगा लेकिन स्मॉल होगा। तो वही हमने लिखा है यह चुंबक द्वारा दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होता है। इट इज वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेट। तो मैग्नेट से रिपेल तो होगा लेकिन कैसा होगा बोलो, वीकली होगा। ठीक है, दूसरा हमने क्या बोला कि प्रति चुंबकीय पदार्थों की तीव्रता क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो इंटेंसिटी, तीव्रता का मतलब क्या होता है, इंटेंसिटी। तो तुम्हारा जो डाई मैग्नेटिक सबस्टांस है उसका जो इंटेंसिटी होता है वो कैसा होता है बोलो, नेगेटिव होता है। कैसा होता है बोलो, नेगेटिव होता है। तो डाई मैग्नेटिक सबस्टांस का जो इंटेंसिटी होता है वो कैसा होता है बोलो, नेगेटिव होता है। और जो डाई मैग्नेटिक सबस्टांस है वो रिपेल तो होता है लेकिन वीकली होता है, स्ट्रांगली नहीं होता है। मतलब ये पुश तो करेगा, धक्का तो लगाएगा लेकिन ज्यादा जोर से धक्का नहीं लगा पाता। कौन, ये तुम्हारा मैग्नेट। किसको बोलेंगे, प्रतिचुंबकीय पदार्थ को, इसको बोलते हैं डाई मैग्नेटिक सबस्टांस। तो अगर आपके एग्जाम में आ जाता है कि डाई मैग्नेटिक सबस्टांस का दो प्रॉपर्टीज लिखना है तो हम लिखेंगे इट इज वीकली रिपेल बाय द मैग्नेट, और दूसरा क्या लिखेंगे, द इंटेंसिटी ऑफ डाई मैग्नेटिक मटेरियल इज नेगेटिव। ठीक है, और अगर हिंदी में कैसे लिखेंगे, यह चुंबक द्वारा दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होता है और प्रतिचुंबकीय पदार्थों की तीव्रता कैसा होता है बोलो, ऋणात्मक होता है। क्या होता है बोलो, ऋणात्मक होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है वो हम दिखाते हैं। इसको भी हमें लिख देते हैं, हिंदी वाले बच्चों को यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं, है क्या, यहाँ पे है एनालॉग। सवाल है मेरा कि एनालॉग क्या है। एनालॉग को बोलते हैं अनुरूप। एनालॉग को क्या बोलेंगे, अनुरूप। तो एनालॉग संकेत के बारे में आपसे पूछा गया है कि एनालॉग संकेत से आप क्या समझते हैं। एनालॉग संकेत से आप क्या समझते हैं, एनालॉग संकेत से आप क्या समझते हैं, इसको बोलते हैं व्हाट इज एनालॉग सिग्नल। एनालॉग संकेत से आप क्या समझते हैं। ये जो सवाल है हमारा वो 2011 और 2013 में पूछ चुका है ना। कैसे बताए, इसमें क्या है लिखेंगे, समय के साथ परिवर्तित होने वाले विद्युत तरंगे को हम लोग क्या बोलेंगे, एनालॉग संकेत बोलेंगे। तो एनालॉग संकेत क्या है, तो एनालॉग संकेत क्या है, तो बोलेंगे समय के साथ परिवर्तित होने वाले विद्युत तरंगे को हम लोग क्या बोलते हैं, एनालॉग संकेत बोलते हैं। ए सिग्नल इन विच द करंट या वोल्टेज वेरी कंटिन्यूअसली विथ द टाइम इज कॉल्ड एनालॉग सिग्नल। तो एनालॉग सिग्नल क्या है, तो एनालॉग सिग्नल के बारे में बताएंगे कि समय के साथ परिवर्तित होने वाले विद्युत तरंगे को हम लोग क्या बोलते हैं, एनालॉग संकेत बोलते हैं। ए सिग्नल इन विच द करंट और वोल्टेज वेरी कंटिन्यूअसली विथ टाइम। तो अगर तुम्हारा करंट या तो फिर वोल्टेज टाइम के साथ कंटिन्यूअसली अगर वेरी करता है तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, हम लोग उसको बोलते हैं एनालॉग सिग्नल। क्या बोलेंगे, एनालॉग सिग्नल। तो हमारा ये 2 मार्क्स का सवाल आता है कि एनालॉग सिग्नल क्या होता है। ठीक है ना, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट सवाल हमारा ये रहा, ये चौथा नंबर। ठीक है ना, प्रकाश वर्ष क्या है, लाइट ईयर।
प्रकाश वर्ष क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइट ईयर। ये है एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश वर्ष। लाइट इज द डिस्टेंस ट्रेवल, लाइट ईयर द डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 ईयर, है ना। लाइट ईयर इज द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर, मतलब कि प्रकाश के द्वारा एक साल में तय की गई जो दूरी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, प्रकाश वर्ष बोलते हैं। अगर आपके एग्जाम में आ जाता है कि प्रकाश वर्ष का क्या होगा मात्रक, तो ये है क्या, ये दूरी है। कौन सा दूरी है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। लाइट ईयर इज द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर। तो हम बोलेंगे कि इसका जो यूनिट होगा, इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, तो इसका जो मात्रक होगा वो होता है हमारा डिस्टेंस है, इसका मतलब कि मीटर होगा। क्या होगा बोलो, मीटर होगा। ये छोटा सा सवाल था। नेक्स्ट सवाल देखिए 5 नंबर में क्या है, डॉपिंग क्या है, व्हाट इज डॉपिंग। हमें बताना है कि डॉपिंग क्या होता है। किसी अर्धचालक में उचित अशुद्धियों को मिलाने की क्रिया को क्या कहते हैं, डॉपिंग कहते हैं। तो सेमीकंडक्टर में अगर आप इम्प्योरिटीज को मिला देते हो ना, ये जो प्रोसेस होता है कि सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटीज मिलाने का प्रोसेस जो है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, डॉपिंग बोलते हैं। द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल इज इंक्रीज बाई एडिंग एन appropriate amount of suitable impurity, this process is called, यहां पे लिखेंगे this process is called doping, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे हम लोग, डॉपिंग बोलेंगे। तो डॉपिंग है क्या, तो डॉपिंग है कि सेमीकंडक्टर में इंप्योरिटीज को हम लोग ऐड करते हैं। तो ऐड करने का जो हमारा प्रोसेस है, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे डॉपिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को बोलते हैं डॉपिंग बोलेंगे। तो ये था हमारा डॉपिंग, कि अर्धचालक में उचित अशुद्धियों को मिलाने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, डॉपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो, डॉपिंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हमारा है व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर बताना है। व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर, डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। तो आपको डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, इन दोनों के बीच में आपको अंतर लिखना है कि क्या होता है व्यतिकरण और विवर्तन के बीच में अंतर। कैसे हम इसका आंसर देंगे, तो सबसे पहले ध्यान देना, व्यतिकरण के बारे में बताते हैं कि व्यतिकरण का निर्माण तरंगा का अध्यारोपण के कारण होता है। तो व्यतिकरण का निर्माण कहाँ होगा, जहां पे तरंग जो है वो आपस में मिलेगा। तो जहां पे तरंग मिलता है ना, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे निर्माण होता है किसका बोलो, व्यतिकरण का, जिसको बोलते हैं हम लोग इंटरफेरेंस। क्या बोलेंगे उसको, इंटरफेरेंस। ठीक है ना। दूसरा क्या है, इसकी संख्या अनंत होती है। इसकी संख्या क्या होती है बोलो, अनंत होती है। किसकी संख्या बोलो, व्यतिकरण का। व्यतिकरण का जो संख्या है वो कैसा होता है बोलो, अनंत होता है, इन्फिनिटी होता है। फिर हमने क्या बताया विवर्तन के बारे में, आप यहाँ पे देखो कि विवर्तन क्या है। विवर्तन के बारे में बताया है कि विवर्तन का निर्माण इकाइयों के अध्यारोपण के कारण होता है। तो विवर्तन का निर्माण कैसे होता है, तो इसका निर्माण होता है इकाइयों के अध्यारोपण के कारण। तो इकाइयों के अध्यारोपण के कारण किसका निर्माण होता है बोलो, विवर्तन का। और तरंगा के अध्यारोपण के कारण निर्माण किसका होता है, तो बोलेंगे व्यतिकरण का। ठीक है, इसकी संख्या 3 या 4 होती है। किसकी संख्या बोलो, तो किसकी संख्या, तो बोलेंगे हम लोग विवर्तन का, डिफ्रैक्शन का। डिफ्रैक्शन का जो नंबर है वो होता है 3 से 4। लेकिन अगर हम लोग बात करें व्यतिकरण का, इंटरफेरेंस का, उसका जो नंबर होता है वो कितना होता है बोलो, उसका नंबर होता है इन्फिनिटी होता है, अनंत होता है। ठीक है। तीसरा क्या है, इसमें ब्राइट फ्रिंजों की तीव्रता समान नहीं होती। किसके बारे में बोल रहा है, ये हमारे बोल रहा है हमें विवर्तन के बारे में, है ना। किसके बारे में बोलो, विवर्तन के बारे में, कि इसमें ब्राइट फ्रिंजों की जो तीव्रता है, ब्राइट फ्रिंजों की तीव्रता जो होता है वो समान नहीं होती। कहीं पे हमें जो फ्रिंज है वो कहीं पे ब्राइट मिलेगा, कहीं पे ज्यादा, कहीं पे कम, है ना, ये इक्वली नहीं होता। इंटरफेरेंस देखो, हमें इसमें इंग्लिश में कैसे आंसर देना है, तो बोलेंगे इंटरफेरेंस इज प्रोड्यूस ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव, है ना। तो इंटरफेरेंस जो है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, तो बोलेंगे सुपरपोजिशन ऑफ वेव। जहां पे 2 वेव या 2 से ज्यादा वेव एक पॉइंट पे आके सुपर इम्पोज होते हैं, तो वहां पे क्या होता है, हमारा इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होता है। इट्स नंबर इज इन्फिनिटी, इसका नंबर कैसा होता है बोलो, इन्फिनिटी होता है। ठीक है। इट हैज द सेम
इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट फ्रिंज। तो तुम्हारा जो इंटरफेरेंस है उसमें जो हमें फ्रिंज मिलेगा वो सारे फ्रिंज में ब्राइट फ्रिंज होगा ना, ब्राइट फ्रिंज का जो इंटेंसिटी है वो सब जगह हमें क्या मिलने वाला है, समान मिलने वाला है, इक्वल मिलने वाला है, ठीक है। और डिफ्रैक्शन को देख लो, डिफ्रैक्शन इज क्रिएटेड ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ यूनिट्स। तो जहां पे सुपरपोजिशन ऑफ यूनिट्स होता है तो वहां पे किसका क्रिएशन होता है, बोलो, डिफ्रैक्शन का क्रिएशन होता है। इट्स नंबर इज द 3 ऑफ और 4, इसका जो नंबर मिलेगा आपको 3 मिलेगा या 3 या तो फिर 4 मिलेगा। इन दिस द इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट फ्रिंज, है ना, तो इसमें जो ब्राइट फ्रिंज मिलता है वो कैसा मिलेगा बोलो, वो हमारा कहीं पे ज्यादा मिलता है ब्राइट, कहीं पे कम मिलता है ब्राइट, मतलब कि वो उसका जो इंटेंसिटी है वो हमारा इक्वल नहीं होता, ठीक है। तो ये जो हमने जो कलर से लिखा हुआ है ये हमारा इंटरफेरेंस के बारे में है, और जो व्हाइट से लिखा हुआ आंसर है वो किसके बारे में है, तो वो है हमारा डिफ्रैक्शन के बारे में, विवर्तन के बारे में, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर ये 7 क्या है, प्रेरणिक प्रतिघात क्या है। ये सवाल हमारा कई बार देखो 14 में भी आ चुका है और 20 में भी, ठीक है। तो जिसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, क्या बोलेगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस, है ना। प्रेरणिक प्रतिघात क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है। तो इसका हम आंसर कैसे देंगे, जिस प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में कुंडली लगी रहती है उस परिपथ के प्रतिरोध को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेरणिक प्रतिघात। तो हम बात कर रहे हैं किसका, बोलो, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अगर आप लगा दो कुंडली, क्या लगा दो, कुंडली लगा दो। कुंडली का मतलब ये वाला, अगर आप कुंडली लगा देते हो प्रत्यावर्ती परिपथ में तो इसका जो प्रतिरोध होगा उस प्रतिरोध को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रेरणिक प्रतिरोध। क्या बोलेंगे उसको, उसको बोलेंगे हम लोग प्रेरणिक प्रतिघात, प्रेरणिक प्रतिघात। तो प्रेरणिक प्रतिघात क्या है, तो हम बोलेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में कुंडली लगा दिया जाए तो उस कुंडली का जो प्रतिरोध होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं। और इसका एसआई मात्रा की अगर बात करेंगे तो है क्या, बोलो, प्रतिघात, मतलब कि प्रतिरोध, मतलब कि हम बोलेंगे ओम। क्या बोलेंगे इसको, हम बोलेंगे ओम। यहां देख लीजिए, इंडक्टिव रिएक्टेंस इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द इंडक्टर इन अल्टरनेटिंग सर्किट to the flow of alternating current. It is the represented by XL and measured in ohm, है ना। इंडक्टिव रिएक्टेंस इज मोस्टली लो फॉर लोअर फ्रीक्वेंसी एंड हाई फॉर हाइपर फ्रीक्वेंसी, है ना। तो लो होता है लोअर फ्रीक्वेंसी के लिए लो होता है और हाइयर फ्रीक्वेंसी के लिए क्या होता है, बोलो, हाई होता है। तो ये था हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है उसके बारे में। तो नेक्स्ट हम लोग आगे चलेंगे और आगे रहा हमारा ये सवाल, ये है तुम्हारा अनुचुंबकीय पदार्थों के दो गुणों को लिखना है कि राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस। तो पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस के हमें दो प्रॉपर्टीज लिखना है, दो गुण के बारे में लिखना है। तो पहला गुण हम क्या बोलेंगे, ये चुंबक द्वारा दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। क्या होते हैं, बोलो, आकर्षित होंगे। तो ये जो तुम्हारा अनुचुंबकीय पदार्थ है वो चुंबक से क्या होता है, आकर्षित होता है। लेकिन किस तरह से आकर्षित होता है, तो हम बोलेंगे दुर्बल रूप से, वीकली। क्या बोलेंगे उसको, दुर्बल रूप से, वीकली रूप से, है ना। इसमें चुंबकशीलता का मान कम धनात्मक होता है। तो इसमें चुंबकशीलता का मान धनात्मक तो होता है लेकिन कम होता है। क्या होता है, बोलो, कम होता है। यहां देख लीजिए, दीज आर मेटल्स दैट आर वीकली अट्रैक्ट टू मैग्नेट, है ना। तो मैग्नेट से अट्रैक्ट तो होगा लेकिन वीकली होगा। दिस गिव द एटम सम पोलरिटी, दिस गिव द एटम सम पोलरिटी, है ना। तो यहां बताया है कि दिस गिव द एटम्स सम, क्या बोलो, पोलरिटी होता। तो हमने यहां पे दो बताया है प्रॉपर्टीज, किसका बोलो, पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस का। किसका बोलो, पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस का, ठीक है। तो ये पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस का दो था तुम्हारा प्रॉपर्टी था, दो गुण था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलिए। नेक्स्ट सवाल है हमारा 9th, और 9 नंबर सवाल जो है वो क्या है, बोलो, फैक्स क्या है। फैक्स क्या है इसके बारे में बताना है कि व्हाट इज फैक्स। तो बोला इसका पूरा नाम क्या होता है, फैक्सीमाइल। पूरा नाम क्या है इसका, बोलो, फैक्सीमाइल टेलीग्राफी।
तो फैक्स का पूरा नाम होता है फैक्सिमाइल टेलीग्राफी। इसका उपयोग हम कहां करते हैं? तो इसका उपयोग हम करते हैं किसी दस्तावेज को दूरस्थ स्थान तक इंटरनेट की सहायता से भेजने में किया जाता है। तो फैक्स क्या है? तो बोलेंगे फैक्स जो पूरा नाम होता है वो होता है फैक्सिमाइल टेलीग्राफी। और इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं? किसी दस्तावेज को दूरस्थ स्थान तक इंटरनेट की सहायता से भेजने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? बोलो, फैक्स का यूज करेंगे। ठीक है, इट इज ए टेलीफोन ट्रांसमिशन वाई ए फोन लाइन ऑफ सेंड कॉपी इमेज एंड टेक्स्ट प्रिंटेड ऑन पेपर ट्रांसमिटेड बिटवीन टू पीपुल्स, है ना। तो दो लोग के बीच में अगर मान लो कि आपको टेक्स्ट को भेजना है ना, या तो आपको क्या भेजना है? इमेज भेजना है, या तो हमें टेक्स्ट प्रिंटेड भेजना है, तो हम क्या करेंगे? हम वहां पे फैक्स का यूज करेंगे। और फैक्स की हमें सहायता से हम क्या कर सकते हैं? इन सारे मटेरियल को एक स्थान से दूसरे जगह पे, एक पीपल से दूसरे पीपल तक हम ट्रांसफर कर सकते हैं, हम सेंड कर सकते हैं। किसकी मदद से? बोलो, फैक्स की मदद से। फैक्स का पूरा नाम क्या होता है? फिर से एक बार बताओ कि फैक्स का पूरा नाम क्या होता है? तो बोलेंगे फैक्स का पूरा नाम होता है सर फैक्सिमाइल टेलीग्राफी। क्या बोलेंगे? फैक्सिमाइल टेलीग्राफी। ठीक है, नेक्स्ट चलो। नेक्स्ट हमारा है ट्रांसफार्मर का क्रोड पत्तादार क्यों होता है? तो आपको यह बताना है कि ट्रांसफार्मर जो है उसका जो क्रोड होता है, क्रोड इस तरह से लंबे ऐसा रहता है, लंबे टाइप का, पतला पतला पट्टी टाइप का। तो बताना है कि ट्रांसफार्मर का क्रोड जो है वो पत्तादार क्यों होता है? तो बोलेंगे भंवर धाराएं के कारण होने वाली ऊर्जा हानि को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर का क्रोड को हम क्या करते हैं? पत्तादार बनाया जाता है। तो हमने बताया है यहाँ पे कि भंवर धाराएं, जिसको बोलते हैं हम लोग ईडी करंट, क्या बोलेंगे उसको? ईडी करंट। तो हम क्या करते हैं कि भंवर धाराएं के कारण होने वाली ऊर्जा हानि को हम क्या करते हैं? कम करते हैं। तो कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि ट्रांसफार्मर का जो क्रोड है उसको बनाना पड़ता है, हमें पत्तादार बनाना पड़ता है। कैसे बनाना? पत्तादार, एक पे लेयर बाय लेयर। तो उसको हम लोग बनाते हैं लेयर बाय लेयर, पत्तादार बनाते हैं। ठीक है, भंवर के कारण होने वाला ऊर्जा हानि अनावश्यक उष्मा भी उत्पन्न करता है जो ट्रांसफार्मर के फेरों के लिए हानिकारक है। तो क्या होता है? जो तुम्हारा ईडी करंट है, जो भंवर धाराएं हैं, वो क्या करता है कि ये ऊर्जा हानि आवश्यक उष्मा भी उत्पन्न करती है। मतलब कि उसके जब ऊर्जा का ईडी करंट में, जब ईडी करंट के कारण जब ऊर्जा का हानि होता है, ऊर्जा का लॉस होता है, तो वहां पे क्या होगा कि तुम्हारा हीट होगा, हीट उष्मा उत्पन्न होगा। और वो जो उष्मा उत्पन्न होगा वो ट्रांसफार्मर के लिए क्या है? बोलो, वो हानिकारक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि ट्रांसफार्मर का जो क्रोड होता है उसको बनाते हैं पत्तादार, पत्ता टाइप का, है ना। तो उसको बनाते हैं कैसा? बोलो, पत्तादार। देखो, ईडी करंट्स आर लूप्स of electrical current induced within the conductors by changing magnetic field in the conductor according Faraday law of induction. The core of transformer is laminated to reduce the eddy current and thus increase efficiency, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसमें जो कॉइल होता है, उसमें जो लूप होता है, उस लूप को कैसा बनाते हैं? उस लूप को हम लोग बनाते हैं इस टाइप का, पत्तादार। क्यों बनाते हैं? तो कारण वही है, इसलिए बनाते हैं ताकि एडी करंट के कारण जो एनर्जी का लॉस होता है, और वो जो लॉस क्या करता है? वो हीट उत्पन्न करता है। और वो जो हीट है हमारा ट्रांसफार्मर के लिए क्या है? बोलो, हार्मफुल है, हानिकारक है। इसलिए हमने ट्रांसफार्मर का जो क्रोड है वो कैसा बनाते हैं? बोलो, पत्तादार बनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा ये है, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन क्या है? ये सवाल कई बार पूछ चुका है। पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन क्या है? बोला कि जब यहां पे जब होगा, जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान के बराबर हो जाती है तो आपतित किरण विरल माध्यम में गमन नहीं कर पाती तथा सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? कि बोला कि जब आपतन कोण का मान एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ क्रिटिकल, है ना, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाता है तो इस केस में क्या होता है कि हमारा लाइट अगर रेयर मीडियम में है
तो वो डेंसर मीडियम में नहीं जा पाता और सरफेस से टकराता है, फिर क्या होता है, वो बैक बाउंस हो जाता है, पीछे चला जाता है। और इस घटना को, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, है ना। यहां पे देखो, व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन, सॉरी यहाँ पे इक्वल नहीं होगा, वही तो हम भी बोला, ये बराबर का यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा क्रांति कोण के मान से ज्यादा हो, से क्या हो बोलो, ज्यादा हो जाती है तब। When the angle of incidence is greater than critical angle, the incident ray reflected back to the medium. We call this phenomenon total internal reflection. देखो यहाँ पे सही डेफिनेशन बताया है कि जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो उस केस में क्या होता है कि रे जो है ना हमारा, वो उसी मीडियम में वापस लौट जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। और ये जो प्रोसेस है, ये जो फेनोमेनन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बोलेंगे जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से क्या हो, ज्यादा हो, तो आपतित किरण विरल माध्यम में गमन नहीं कर पाती है और सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। और ये घटना क्या कहलाता है बोलो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि परावैद्युत शक्ति क्या है, डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर। तो हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक पावर क्या है, परावैद्युत शक्ति क्या है, कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे। बोले किसी परावैद्युत शक्ति का वह महत्तम क्षेत्र जिस पर आरोपित करने पर इसका विद्युत विघटन नहीं होता है, परावैद्युत शक्ति कहलाता है। तो हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, किसी परावैद्युत शक्ति का वह महत्तम मान, हम लोग बात कर रहे हैं मैक्सिमम क्षेत्र का, जिस पर आरोपित करने पर इसका विद्युत विघटन नहीं हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, परावैद्युत शक्ति कहते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ डाई इलेक्ट्रिक इज मैक्सिमम एरिया, द स्ट्रेंथ ऑफ डाई इलेक्ट्रिक इज मैक्सिमम एरिया ऑन विच इट डज नॉट अंडरगो इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन when charge is called dielectric strength, है ना। the SI unit of dielectric strength is watt। तो डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का SI यूनिट क्या होगा, तो हम बोलेंगे वाट होगा। क्या होगा बोलो, वाट होगा। ठीक है, तो वही बताया तुम्हें कि जब हम लोग परावैद्युत शक्ति का वह मैक्सिमम क्षेत्र जब जिस पर आरोपित करने पर इसका विद्युत विघटन नहीं होता है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, परावैद्युत शक्ति बोलेंगे। और इसका SI मात्रक क्या होता है, इसका SI मात्रक होता है वाट। क्या होगा बोलो, इसका SI मात्रक होता है वाट। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, आपेक्षिक परावैद्युत, या इसी को बोलते हैं परावैद्युतांक। इसको डिनोट हम लोग करते हैं K से भी करते हैं, या तो हम इसको एप्सिलॉन R बोलते हैं, एप्सिलॉन R। ठीक है ना। बोला किसी माध्यम की उपस्थिति में आवेशों के मध्य विद्युत बल निर्वात की तुलना में जितना गुना कम होता है, जितना गुना कम प्राप्त होता है, उस माध्यम का क्या कहा जाता है बोलो, उस माध्यम का आपेक्षिक परावैद्युत, या तो फिर उसको बोलेंगे हम लोग परावैद्युतांक बोलेंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज विच द लेस देन द वैक्यूम इज कॉल्ड डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम। और इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं बोलो, K से करते हैं, या तो फिर एप्सिलॉन R से करते हैं। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन बाई क्या हो जाएगा बोलो, एप्सिलॉन नॉट। तो हम यहां भी बोल सकते हैं कि डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है क्या, तो बोलेंगे इट इज रेशियो, ये क्या है, एक अनुपात है। किसका अनुपात है बोलो, परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना। तो विद्युतशीलता किसका बोलो, माध्यम का, और विद्युतशीलता किसका बोलो, निर्वात का। इस रेशियो को क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो हमारा जो 13 नंबर सवाल था वो आपसे पूछा गया है कि डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, तो बोलेंगे एप्सिलॉन R जो होता है वो होता है एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। किसी माध्यम की उपस्थिति में आवेशों के मध्य विद्युत बल और निर्वात की तुलना में जितना गुना कम प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। K इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे।
नेक्स्ट सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, डिजिटल, इसको बोलते हैं आंकिकी। डिजिटल संकेत से आप क्या समझते हैं, आपको बताना है कि डिजिटल संकेत क्या होता है। ये सवाल 2011 और 2013 में पहुंच चुका है कि 11 में पूछा गया था कि डिजिटल संकेत क्या है, और 13 में और पूछा गया था कि डिजिटल संकेत क्या है। क्या होता है, देखो बोला डाटा सूचना को किसी आंकिक संकेत द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिसमें केवल द्विधारी संख्या 0 हो और 1 हो, है ना, जहां शून्य वोल्टेज को और तथा एक कुछ वोल्टेज को प्रदर्शित करता है। तो हमने क्या करते हैं यहाँ पे कि डिजिटल संकेत क्या है, तो बोलते हैं हम लोग क्या कि डाटा हो या सूचना हो। तो डाटा सूचना को हम लोग क्या करते हैं, किसी आंकित संकेत द्वारा हम लोग प्रदर्शित करते हैं, है ना। और जिसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, उसमें हम यूज करेंगे 0 को। किसको यूज करेंगे बोलो, 0 को करेंगे यूज, और करेंगे इसको बोलो 1 को। तो 0 का यूज हम किसके लिए करते हैं, जहां पे हमारा वोल्टेज शून्य हो, तो 0 का यूज करेंगे जहां पे वोल्टेज शून्य होगा, और 1 का यूज करेंगे कहां पे, जहां पे कुछ ना कुछ वोल्टेज है। तो इस सिंबल का यूज करते हैं, इसीलिए हम लोग इसका बोलेंगे डिजिटल संकेत। देखो यहाँ पे डाटा एंड इंफॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड बाई न्यूमेरिक सिंबल, है ना, इसको बोलते हैं न्यूमेरिक सिंबल which has only binary number 0 and 1 where 0 represent 0 voltage। 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 रिप्रेजेंट करेगा 0 वोल्टेज को, और 1 रिप्रेजेंट करेगा सम वोल्टेज को। तो सम वोल्टेज मतलब कुछ वोल्टेज है, तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो 1 लिखना होगा। और अगर हमारा वोल्टेज कितना हो जाए बोलो 0, तो हमें उसे क्या लिखना होगा, 0 लिखना होगा। ठीक है, तो हमारा ये लास्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 15। चलिए इसे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं। तो बोला है कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे एकांक धनावेश पर जो बल लगता है, उस बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, है ना। देखो समझाते हैं आपको यहाँ पे। जैसे मान लो कि हमारे पास एक यहाँ पे एक चार्ज है, और ये कौन सा चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो इसके चारों ओर क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। क्या होता है बोलो, इसके चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई मान लो दूसरा चार्ज अगर आ जाए, तो ये क्या करेगा, उस पर फोर्स लगाएगा। वो फोर्स कहाँ लगाएगा बोलो, वो फोर्स लगेगा इससे बाहर की तरफ। क्यों, क्योंकि ये भी कैसा है, ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, तो ये बाहर की ओर धक्का लगाएगा। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो ये इसे खींचेगा, है ना। तो हम ये चेक करेंगे कि अगर मान लो कि यहाँ पे Q चार्ज है, तो Q चार्ज पे इसने मान लो बल लगाया F, तो जरा बताइए कि यहाँ पे अगर इकाई चार्ज होगा, यूनिट चार्ज होगा, तो कितना बल लगाएगा, तो बोलेंगे F/Q। कितना लगाएगा बोलो, F/Q। तो यूनिट चार्ज पे जो बल लगाता है ना, उस बल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं, और उसको डिनोट करते हैं किससे बोलो, E से। तो E बराबर हमने निकाल लिया F/Q। देखो यहाँ से, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, unit positive charge placed at a point in the electric field is called intensity of electric field at that point। इस SI यूनिट इसका क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। यहां से मिला लेंगे हम लोग कि फोर्स का क्या होता है, फोर्स का होता है न्यूटन, और चार्ज का क्या होता है, कूलम। सॉल्व करेंगे न्यूटन पर कूलम, या इसी को हम कैसे लिखेंगे, लिखेंगे N और C का पावर -1, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, SI यूनिट, बोलेंगे न्यूटन पर कूलम होता है। फॉर्मूला भी आपको बता दिया हमने, F/Q फोर्स अपॉन चार्ज इक्वल टू F/Q। यहां से इसका डायमेंशन बता देते तुम्हें। फोर्स का क्या होता है, M/L/T-2, और ये चार्ज है ना, Q इक्वल टू I T, मतलब I T। सॉल्व कर लेंगे, M/L/T का पावर -3 और I का पावर कितना हो जाएगा बोलो, -1। तो हमने यहाँ पे डायमेंशन बता दिया किसका बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, तो बोलेंगे विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे एकांक धनावेश पर जो बल लगता है, उस बल को उस बिंदु पर क्या कहेंगे हम लोग, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं इसी तरह का आपसे वीडियो आप तक पहुंचे, तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।